धरती से रॉकेट में बैठकर एक एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन तक जाता है। उसे 5 महीने तक अंतरिक्ष में रहना था, लेकिन इस दौरान पता चलता है कि जिसे वो अपना देश कहता था वो खत्म हो गया। ऊपर से देखने में धरती वैसे ही दिखती थी, लेकिन एक पूरा देश नक्शे से गायब हो चुका था। और ये कोई आम देश नहीं था। ये देश लगभग 70 साल पहले एक विस्फोटक क्रांति के नतीजे में बना था, और आज जब वो टूटा तो फुस की आवाज़ भी नहीं हुई। सोवियत संघ नामक महाशक्ति बिखर गई, लेकिन पीछे छूट गया उसका आखिरी नागरिक, अनंत आकाश में अकेला। क्या थी सोवियत संघ के आखिरी नागरिक की कहानी? कैसे वो स्पेस में अकेला रह गया और क्या अंजाम हुआ उसका? ये सब जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। ये कहानी शुरू होती है मई 18, 1991 की तारीख से। कजाकिस्तान के बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम पर एक बस आकर रुकी। ये वही जगह है जहां धरती ने अनंत आकाश से पहली बार आंखें दो चार की थीं। दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक यहीं से लॉन्च हुआ था और पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गागारिन ने भी यहीं से रॉकेट में बैठकर उड़ान भरी थी। बहरहाल उस रोज जब बस बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम पहुंची, उसमें से 2 लोग उतरे थे। इनके नाम थे सर्गेई क्रिकालोव और एनाटोली आर्ट्सबार्स्की। गागारिन की परंपरा में आज इन्हें भी एक रॉकेट में बैठना था, एक 10 मंजिला सोयूज रॉकेट जो सीधा उन्हें मीर स्पेस स्टेशन तक ले जाने वाला था। ये उस दौर की बात है जब कजाकिस्तान सोवियत संघ का ही एक हिस्सा था और अंतरिक्ष में सोवियत संघ की तूती बोलती थी। अमेरिका बेशक चांद पर कदम रखने वाला पहला देश था, लेकिन सोवियत वैज्ञानिकों ने 2 कदम आगे जाकर अंतरिक्ष में घर बनाने की शुरुआत कर दी थी। इस शुरुआत के नतीजे में बना मीर स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मीर के बाद बना। तब सिर्फ मीर था और इसमें अंतरिक्ष की पहली लैब बनाई गई थी, जिसमें जीरो ग्रेविटी में किए जाने वाले परीक्षणों की शुरुआत हुई थी। चूंकि ये स्पेस स्टेशन था, लिहाजा इसके रखरखाव आदि के लिए हर वक्त किसी न किसी को स्पेस स्टेशन में मौजूद रहना पड़ता था। इस बार बारी थी क्रिकालेव और आर्ट्सबार्स्की की। इससे पहले भी दोनों अंतरिक्ष की यात्रा कर चुके थे और जाने से पहले हर बार वो एक पुरानी परंपरा का पालन करते थे। क्या थी ये पुरानी परंपरा? इस परंपरा की शुरुआत 3 दशक पहले हुई थी। 1961 में जब यूरी गागारिन बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम तक स्पेस लॉन्च के लिए बस में बैठकर पहुंचे, बैठे बैठे उन्हें एहसास हुआ कि तेज की उन्हें पेशाब लग गई है। उन्होंने ड्राइवर से बस रोकने के लिए कहा। बस से उतरकर गागारिन बस के दाईं ओर वाले पिछले टायर की तरफ गए और वहां खुद को निवृत्त किया। तब से ये एक परंपरा बनी, एक गुड लक चार्म। क्रिकालेव और आर्ट्सबार्स्की ने भी ऐसा ही किया। इसके बाद दोनों सोयूज रॉकेट में बैठे। अब ये दोनों थे सोवियत नागरिक, कहलाएंगे कॉस्मोनॉट। उनके साथ एक तीसरी एस्ट्रोनॉट भी थी, पश्चिम से आने वाली ब्रिटेन की हेलन शर्मन और ये बाकी दोनों सोवियत कॉस्मोनॉट्स को लेकर रॉकेट ने धरती से 350 किलोमीटर ऊपर उड़ रहे मीर स्पेस स्टेशन की तरफ उड़ान भरनी शुरू की। जैसे ही तीनों का स्पेसक्राफ्ट मीर स्पेस स्टेशन के नजदीक पहुंचा, उसके गाइडेंस सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। गाइडेंस के बिना स्पेसक्राफ्ट को स्पेस स्टेशन से डॉक कराना बहुत मुश्किल था। वहां जाके एक तरह से पार्क करना बड़ी अनहोनी हो सकती थी। फिल्म इंटरस्टेलर का आप वो सीन याद कीजिए। एस्ट्रोनॉट कूपर डॉकिंग की कोशिश कर रहा है, वो रोबोट से पूछता है, तब रोबोट जवाब देता है ये असंभव है। तब कूपर कहता है कि ये भले असंभव हो, लेकिन ये जरूरी है। कूपर की तरह क्रिकालेव ने भी जरूरी को संभव करके दिखाया और मैनुअल कंट्रोल के जरिए स्पेस स्टेशन को ठीक निशाने पर सटा दिया, डॉक करा दिया। ये तीनों अब मीर स्पेस स्टेशन के अंदर थे। अंतरिक्ष में इंसान का पहला घर, जहां इंसान कुछ दिन गुजार सकता था। लेकिन इस घर की हालत खस्ता थी, सोवियत संघ की तरह। वहां से लौटे एस्ट्रोनॉट्स, कॉस्मोनॉट्स बताते थे कि स्पेस स्टेशन में बदबू आती है, रहने की जगह एक बाथरूम स्टॉल से ज़्यादा नहीं थी। हालांकि क्रिकालेव को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो हमेशा कहते थे, स्पेस में जाते हुए लगता है वापस घर लौट रहा हूँ। बाकी लोग टाइम काटने के लिए किताबें पढ़ते थे, लेकिन मैं खिड़की के पास बैठकर धरती की उन जगहों और चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करता था जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था और ना वहां जाने का मौका मिल पाया था। ढूंढने और देखने का एक क्रम कुल 8 दिन चला और फिर कुछ दिनों के लिए टूट गया, क्योंकि क्रिकालेव अब दुकेले पड़ने वाले थे। ब्रिटेन की हेलन शर्मन वापस लौट रही थी। क्रिकालेव और आर्ट्सबार्स्की को 5 महीने और स्पेस स्टेशन पर रहना था, जिस दौरान उन्हें 6 बार स्पेस वॉक पर जाना था और स्पेस स्टेशन की मरम्मत करनी थी। स्पेस वॉक माने आप बाहर जा रहे हैं, स्पेस स्टेशन के एक धागा, एक टेदर जुड़ा हुआ होता है और आप स्पेस में काम करते हैं, कोई भी रिपेयर्स। ये काम मुश्किल था, लेकिन क्रिकालेव खुद को
खुशकिस्मत समझते थे। आखिर कितने लोगों को यह मौका मिलता था कि खिड़की से बाहर देखें और सामने पूरी धरती एक अनंत स्पेस टाइम में तैरती दिखाई दे। ऊपर से देखने पर पूरी धरती एक दिखाई देती थी, ना कोई सीमा दिखती थी, ना अलग सा कोई देश। लेकिन जिनके पैर धरती को छूते थे उनके लिए ज़मीनी हकीकत कुछ और थी, जो क्रिकालेव को इतनी ऊपर से इस समय नज़र नहीं आ रही थी। दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा था। एक महाशक्ति अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। 19 अगस्त 1991 मॉस्को के रेड स्क्वायर पर सुबह मिलिट्री टैंक्स का एक काफिला घुस आया। एक कॉलम सोवियत प्रीमियर मिखाइल गोर्बाचेव छुट्टियां मनाने के लिए गए थे और उनके पीठ पीछे उनकी ही पार्टी के कुछ लोग उन्हें हमेशा के लिए छुट्टी पर भेज देना चाहते थे। सोवियत संघ 15 देशों से मिलकर बना था, 15 रिपब्लिक्स, और 1991 की गर्मियों में इनमें से अधिकतर बगावत पर उतर आए थे। गोर्बाचेव इन देशों को अधिक स्वायत्तता देने के पक्षधर थे, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी को लग रहा था कि इस तरह सोवियत संघ का नामो निशान मिट जाएगा। उनका डर सही भी था, लेकिन इस बारे में कुछ करने के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। सोवियत विघटन को रोकने के लिए गोर्बाचेव को सत्ता से बाहर करने की कोशिश हुई, उन्हें नज़रबंद कर दिया गया, लेकिन इन सब का भी कोई फायदा नहीं हुआ। अक्टूबर महीने तक लगभग पक्का हो चुका था कि सोवियत संघ टूटेगा। ये सब धरती पे चल रहा था, लेकिन इसका असर अंतरिक्ष तक होने वाला था। सोवियत संघ से बगावत करने वालों में एक कजाकिस्तान भी था। सोवियत स्पेस प्रोग्राम की चाबी बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम में थी और ये कॉस्मोड्रोम कजाकिस्तान के हिस्से में पड़ता था। कजाकिस्तान की बगावत को शांत करने के लिए सोवियत नेताओं ने एक प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव ये कि वो स्पेस स्टेशन पर जाने का अगला मौका एक कजाक नागरिक को देंगे। अब इस फैसले का एक बड़ा असर सर्गेई क्रिकालेव की जिंदगी पर भी पड़ा, क्योंकि पहले तय हुआ था कि क्रिकालेव सिर्फ 5 महीने के लिए मीर स्पेस स्टेशन पर रहेंगे और उनकी जगह एक दूसरा कॉस्मोनॉट ले लेगा। सर्गेई क्रिकालेव इंजीनियरिंग का काम देखते थे, इसलिए जरूरी था कि उनकी जगह कोई अनुभवी व्यक्ति ले। लेकिन जमीन पर हुए घटनाक्रम के चलते एक नया कॉस्मोनॉट आने वाला था, जिसे जरूरी अनुभव नहीं था और जिसका मतलब था क्रिकालेव को तय समय सीमा से ज्यादा दिन तक स्पेस में रहना होगा। कितने दिन, इसका जवाब किसी के पास था नहीं। 2 अक्टूबर 1991 के रोज एनाटोलिया आर्ट्सपासकी धरती पर लौट आए। क्रिकालेव को 5 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया था अब तक, और अब वो अकेले थे। अकेलेपन से भी बड़ी दूसरी समस्याएं थी, क्योंकि स्पेस स्टेशन पर एक भी दिन रहने के लिए महीनों की तैयारी लगती है। पूरा कार्यक्रम पहले से तय करना पड़ता है। ऐसे में तय समय सीमा से अधिक रहने में बहुत खतरा हो सकता है। स्पेस स्टेशन हर 90 मिनट में धरती का एक पूरा चक्कर लगा लेता है, इसीलिए यहाँ धरती की तरह उजाले और अंधेरे की साइकिल नहीं होती। अंतरिक्ष यात्रियों को 45 मिनट की रोशनी मिलती है और फिर 45 मिनट का अंधेरा, जिसका मतलब एक दिन में 16 बार सूर्योदय होता है और 16 बार सूर्यास्त। नज़ारा सुंदर हो सकता है, लेकिन ये चीज़ आपकी नींद पर भयानक असर डाल सकती है। इसके अलावा स्पेस स्टेशन पर आर्टिफिशियल रोशनी कभी बंद नहीं की जाती, कभी अंधेरा नहीं होता। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स या कॉस्मोनॉट्स इस बात की ट्रेनिंग लेते हैं कि उजाले में भी कैसे सोया जाए। नींद लेते वक्त भी कई दिक्कतें हो सकती हैं। मसलन सोते हुए आपके मुंह से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ज़मीन पर वो हवा में बह जाएगी, लेकिन स्पेस स्टेशन में नींद के दौरान आपके चेहरे के आसपास CO2 के बुलबुले इकट्ठे हो सकते हैं, जिनसे दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, क्योंकि वो आसपास ही इकट्ठा हो रही है, और ये भयंकर नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा स्पेस में मौजूद रेडिएशन में लंबे समय तक रहने से कैंसर का खतरा बढ़ता है, हड्डियां कमज़ोर पड़ सकती हैं, नर्वस सिस्टम स्लो हो सकता है और आदमी भयंकर रूप से बीमार पड़ सकता है। क्रिकालेव मुख्य इंजीनियर थे। उन्हें वापस लाने के लिए ज़रूरी था कि किसी और को उनकी जगह पे भेजा जाए, लेकिन हर रॉकेट के लॉन्च में करोड़ों रुपए का खर्च आना था और सोवियत संघ की हालत ऐसी नहीं थी कि वो और रॉकेट्स भेज सकें। तिजोरियां खाली हो चुकी थी, इसलिए सोवियत स्पेस प्रोग्राम में भारी कटौती की गई। खुद मीर स्पेस स्टेशन को भी बेचने की बात चलने लगी। क्रिकालेव की पत्नी और एक 9 महीने की बच्ची थी धरती पे। उन्हें भी महज कुछ रुपयों में अपना गुजारा चलाना पड़ रहा था। क्रिकालेव के पास हालांकि एक ऑप्शन था। स्पेस स्टेशन में एक कैप्सूल था जिसमें बैठकर वो धरती पर लौट सकते थे, लेकिन इसका मतलब होता स्पेस स्टेशन को अबैंडन करना, एकदम खाली हो जाता और बिना देख रेख के वो जल्द ही बर्बाद भी हो सकता था। इसलिए क्रिकालेव ने साइंस को चुना, वहीं रहना चुना। 25 दिसंबर 1991 को वो आखिरी तारीख थी जब सोवियत संघ का हथौड़ा और दराती वाला झंडा क्रेमलिन के ऊपर फहराया गया। इस दिन के बाद उसकी जगह रूस के 3 रंग वाले झंडे ने ले ली। सोवियत संघ खत्म हो गया, लेकिन उसका एक नागरिक, आखिरी नागरिक अभी भी स्पेस में था। स्पेस में होने के चलते क्रिकालेव को दुनिया भर से खबरें मिल रही थी। धरती से 350 किलोमीटर ऊपर से उन्होंने अपने देश को टूटते हुए देखा। उन्होंने देखा कि कैसे जिस शहर में उनकी पैदाइश हुई थी उसका नाम लेनिनग्राड से बदलकर सेंट पीटर्सबर्ग हो गया, और जिस सोवियत पासपोर्ट को वो अपना पहचान मानते थे
वो अब महज कागज का एक टुकड़ा बनकर रह गया। ऊपर से देखने में दुनिया वैसी लग रही थी, फिर भी पूरी तरह बदल चुकी थी। क्रिकलेव को 5 महीने और स्पेस में रहना था, लेकिन वो पूरे 311 दिन तक स्पेस में रहे, ऑलमोस्ट 1 साल, जो अपने वक्त में एक रिकॉर्ड था। 25 मार्च 1992 ये वो तारीख थी जब क्रिकलेव को वापस लाया गया। धरती के 5000 चक्कर लगाने के बाद आखिरकार क्रिकलेव ने कजाकिस्तान में लैंड किया। उनका शरीर कमज़ोर पड़ चुका था, अब तक हालत ख़राब थी, सांस लेने वाली हवा इतनी घनी महसूस हो रही थी उन्हें, मानो ब्रेड पर रखकर उससे आप चाकू से काट सकें। क्रिकलेव सोवियत संघ के आखिरी नागरिक थे और 15 देशों के हीरो थे। लेकिन क्रिकलेव यहीं पे रुके नहीं। रिकवर होने के बाद एक बार फिर उन्होंने अपना स्पेस सूट पहना और आने वाले सालों में कुल 803 दिन स्पेस में रहे। मिर स्पेस स्टेशन का क्या हुआ? सोवियत विघटन के बाद 1992 में रूस के नए राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने मुलाकात की और यहाँ से नींव पड़ी अमेरिका रूस संयुक्त स्पेस प्रोग्राम की, जिसके तहत एक नया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने की कवायद शुरू हुई। मिर स्पेस स्टेशन ने सालों तक काम किया और फिर उसके पुर्जे दक्षिणी प्रशांत महासागर में गिरा दिए गए। इसी के साथ तारीख का ये शानदार एपिसोड हम यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं। इसे कमल ने लिखा और जतिन ने कैमरे पे रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए द ललन टॉक।